सभी का आपकी चार दीदी की क्लास में सभी का फिर से वेलकम है। तो कैसे हो मेरी जान? आई होप कि सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आप दिन रात मेहनत करते हो या नहीं करते हो, पर यार सबकी एक ही ख्वाहिश है कि किसी भी तरीके से बोर्ड एग्जाम की कॉपी में अच्छे नंबर आने चाहिए। अब दोस्तों उस बोर्ड एग्जाम की कॉपी में अच्छे नंबर कैसे आए, उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो दोस्तों सबसे पहले तो उसके लिए आपको एग्जामिनर यानी कि जो आपकी कॉपी चेक करता है उसके माइंडसेट को क्रैक करना होगा, उसके माइंडसेट को समझना होगा। आखिर एग्जामिनर चाहता क्या है आपकी कॉपी में, आखिर एग्जामिनर आपकी कॉपी में देखना क्या चाहता है, तो उसी के बारे में हम बात करने वाले। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता कि एग्जामिनर का माइंडसेट कैसा होता है, एग्जामिनर के माइंडसेट का हमें कैसे पता है? तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं, आप हमारे छोटे भाई बहनों यानी कि आप हमसे काफी छोटे होंगे, आप अभी 10th में हो। हमारी 10th 2014 में कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बाद में 2016 में 12th थी, उसके बाद में मेरी कॉलेज भी कंप्लीट हो चुकी और कॉलेज में भी मैंने टॉप किया था और मैं काफी टाइम से इस फील्ड से कनेक्ट हूं काफी स्टूडेंटों से और मैंने खुद ने भी काफी कॉपियां चेक की है। तो मुझे पता है कि एग्जामिनर के माइंडसेट का मुझे पता है दोस्तों। तो उसी एक्सपीरियंस को आपके सामने, उसी तजुर्बों को आपके सामने इन 5 पॉइंटों में, इन 5 बिंदु में पेश करने वाले हैं कि यानी कि कॉपी में एग्जामिनर को क्या चीज अट्रैक्टिव करती है, किस कॉपी में उसको ज्यादा नंबर देने का मन करता है, तो उन्हीं सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो को स्टार्ट कर। और दोस्तों हमारा फर्स्ट जो बिंदु रहने वाला, फर्स्ट जो पॉइंट रहने वाला है उसके बारे में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट हमारा रहने वाला है दोस्तों, आप सभी पॉइंटों को आपको बहुत ही ध्यान से देखना, वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है दोस्तों। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा रहने वाला है हैंड राइटिंग। क्या रहने वाला है दोस्तों? हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। आपके टीचर ने भी आपको काफी बार ये कहते आपने सुना होगा कि हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अब क्यों अच्छी होनी चाहिए हैंड राइटिंग, क्या रीजन है इसका? तो दोस्तों इसका एक ही रीजन है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है आपकी कॉपी चेक करने वाला होता है, उसके पास हजारों लाखों कॉपी आती है, हजारों कॉपियों के बंडल उसके पास चेक होने के लिए आते हैं। आपकी अकेले की कॉपी उसके पास चेक होने के लिए नहीं आती। अब एग्जामिनर के माइंड में एक धारणा ऐसी बनी होती है, कि धारणा बनी होती है कि जिस बच्चे की हैंड राइटिंग अच्छी होती है वो इंटेलिजेंट होता है, और मोस्ट ऑफ यार होता है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो होते हैं उनकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है। अब उसके माइंड में होता है कि यार जिस बच्चे की हैंड राइटिंग अच्छी है वो इंटेलिजेंट है। अब जैसे वो आपकी कॉपी चेक कर रहा है और आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, तो एक पल के लिए उसके माइंड में यही धारणा बनी रहेगी कि बच्चा होशियार है, कॉपी में इसने कुछ अच्छा लिखा होगा और आपके वो नंबर दे देगा। अब दोस्तों एक अच्छी हैंड राइटिंग का पैमाना क्या होता है? क्या बहुत अच्छी हैंड राइटिंग होनी चाहिए? क्या बहुत ही शानदार हैंड राइटिंग होनी चाहिए? तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक अच्छी हैंड राइटिंग का जो पैमाना होता है। अब मुझे ये बताओ, जो ये 2 लाइन आपको लिखी गई है, क्या आपको ये पढ़ने में आ रही है? क्या आप इनको समझ पा रहे हो? क्या आप इनको पढ़ पा रहे हो? बस यही एक अच्छी हैंड राइटिंग होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक अच्छी हैंड राइटिंग का पैमाना यही होता है कि उसको पढ़ सके सामने वाला, उसको समझ सके, उसको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। जब भी वो आपकी कॉपी चेक करे तो उसको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, बस यही एक अच्छी हैंड राइटिंग होती है, यही एक अच्छी हैंड राइटिंग का पैमाना होता है। अब मुझे नहीं पता कि अच्छी हैंड राइटिंग खराब हैंड राइटिंग है, पर इसको जो भी पढ़ेगा, जो भी इसको पढ़ेगा उसको ये समझ में आ सकती है आसानी से, उसको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब उसको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो आपके नंबर नहीं काटेगा। तो ये होना चाहिए। अब दोस्तों मैंने बहुत सारे बच्चों को ये कहते भी सुना है कि यार मेरी है ना हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, पर कोई बात नहीं, एग्जाम में मैं अच्छा करके आऊंगा। अब दोस्तों ध्यान रखना, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एग्जाम में अच्छा करके आऊंगा, तो इस अच्छे करने के चक्कर में आपका पेपर छूट जाएगा। और होता है काफी बार भी मैंने ये देखा है कि दोस्तों आप 1-2 पेज तक अच्छा लिखोगे और बाद में आपकी हैंड राइटिंग खराब होती चली जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी एक्चुअल में हैंड राइटिंग अच्छी है नहीं, वो कुछ देर अच्छा लिखने का नाटक कर रहे हैं, कुछ देर अच्छा लिखने की नाटकबाजी चला रहे हैं, उनकी हैंड राइटिंग रियल में अच्छी नहीं है दोस्तों। तो अगर आपको अच्छी हैंड राइटिंग करनी है तो मेरा बस एक ही सुझाव है, अभी से आज से ही कसम खा लो कि मुझे इस चीज पर वर्क करना है, अच्छी हैंड राइटिंग करनी है, तो बस आप इस चीज पर वर्क करो। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, जितना आप इस पर वर्क करोगे आपकी हैंड राइटिंग उतनी ही अच्छी होगी। और दोस्तों ध्यान रखना, एक अच्छी हैंड राइटिंग का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। हमारा जो सेकंड पॉइंट, सेकंड बिंदु रहने वाला, वो क्या रहने वाला? वो रहने वाला है हमारा ऑर्डर ऑफ आंसर।
अब दोस्तों ये क्या रहने वाला, ऑर्डर ऑफ आंसर क्या रहने वाला है, तो वो भी हम आपको बताने वाले। ऑर्डर ऑफ आंसर क्या रहने वाला है, तो दोस्तों देखो ऑर्डर का मतलब होता है क्रम। क्या रहने वाला है, क्रम। कि क्वेश्चन का जो आंसर देने वाले हो आप, उसका क्रम क्या होना चाहिए। जो आपकी एग्जाम की बोर्ड कॉपी है, आंसर सीट है, उसमें आंसर देने का क्रम क्या होना चाहिए। क्या आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो क्रम है उसी में देना चाहिए, या फिर अपने मन से देना चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्रम लगा हुआ है उसी में देना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो अपना माइंड लगाते हैं कि जो क्वेश्चन पहले आता है आप उसका पहले उसका आंसर देते हैं। पहले 11वें का दे रहे, फिर 12वें का दे रहे, फिर दूसरे का दे रहे, फिर पहले का दे रहे, फिर 11वें का शेष लास्ट पेज पर लिख रहे, फिर जो क्वेश्चन उसको नहीं आ रहा बाद में उनको ढकेलते रहते हैं। पर ध्यान रखना, आप एग्जामिनर से छुप नहीं सकते, आप एग्जामिनर से बिल्कुल भी नहीं छुप सकते, क्योंकि दोस्तों वो आपके उस क्वेश्चन को, जो आप क्वेश्चनों को बाद में लास्ट में ढकेल रहे हो ना, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उनको भी देखता है। आपकी कॉपी चेक करेगा तो वो उनको भी देखेगा। अब दोस्तों ये इसका फायदा क्या रहता है, इसका नुकसान क्या रहता है। देखो मोस्ट ऑफ जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं वो अपनी आंसर शीट में कुछ आंसर को क्रम से करते, पहले पहला करते, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से करते, क्योंकि उन्हें सब सारे क्वेश्चन आते हैं और वो क्रम से ही करते। और इसका बहुत बड़ा फायदा भी होता है, क्योंकि एग्जामिनर बिल्कुल भी नहीं उलझता, उसे पता होता है, उसे बार बार नंबर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको पता है कि पहला नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर का, दूसरा 4 नंबर का, तीसरा इतने नंबर का, तो उसे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। वो क्रम से सीरियल से करता जाता है, वो बिल्कुल भी उलझता नहीं है, तभी तो टॉपर के फुल मार्क्स आते। फिर आप सोचते हो कि यार इसके इतने नंबर कैसे आए, क्योंकि भाई वो उसकी कॉपी में बिल्कुल भी नहीं उलझता। वो जो टॉपर बनता है आपकी क्लास में या आपकी स्कूल में, जो टॉपर होता है वो अपनी कॉपी में एग्जामिनर को उलझने नहीं देता, वो गलती ही नहीं करता, वो सीरियल से पेपर करता है। तो ये रहता है। अब दोस्तों आप पहला क्वेश्चन, आप 11वां क्वेश्चन पहले कर रहे हो, फिर आप 9वां कर रहे हो, फिर पहला कर रहे हो, फिर दूसरा कर रहे हो। अब इस तरीके से क्या होगा कि एग्जामिनर को पहले देखना पड़ेगा कि 11वें नंबर का क्वेश्चन कितने नंबर का है। 6 नंबर का है तो वो 6 नंबर देगा आपको उसमें। फिर देखेगा कि आप दूसरा करें, अच्छा दूसरा क्वेश्चन फिर कितने नंबर का है, फिर देखेगा 9वां, तो फिर 9वां देखेगा कितने नंबर का। तो उसको बैक तो आपकी कॉपी चेक करने में टाइम लगेगा, फिर वो उलझेगा और एग्जामिनर उलझा और आपकी कॉपी में खतरा मंडराया। फिर इससे क्या होगा कि उसको थोड़ा गुस्सा आएगा, वो आपके नंबर यहाँ पर काट लेगा। तो इसलिए नहीं। और हाँ ध्यान रखना कि एक चीज की गलती और नहीं करने की, ऐसा नहीं करना कि 11वां पहले कर दे फिर 11वां का शेष आप लास्ट पेज पर करो, पहला पहले कर दे, पहला का पेज शेष आप लास्ट में। तो शेष वेश का कोई मैटर नहीं करना, आपको जो क्वेश्चन आ रहा है उसको कंप्लीट करो, ठीक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्रम। अब मेरी बात तो ये कि यार देखो, अगर आप सीरियल से करते हो तो बहुत ही ज्यादा बेटर है, बहुत ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपका एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। तो सीरियल से करना बहुत ही सटीक तरीका है और एग्जामिनर बिल्कुल भी नहीं उलझता इसमें, तो आपके नंबर भी अच्छे से देगा। और दोस्तों थर्ड पॉइंट जो रहने वाला, थर्ड बिंदु जो रहने वाला, वो हमारा रहने वाला है वर्ड लिमिट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, वर्ड लिमिट। अब दोस्तों ये पॉइंट भी, वर्ड लिमिट काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसका सीधा सा मतलब है कि आपको जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर कितने वर्ड में देना है। अब इसका देखो सीधा सा मतलब ये कि आप जो भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो उस आंसर के सामने जो आपका पेपर होता है उसमें ही लिखा होता है कि आपको ये आंसर 20 से 25 वर्ड में देना है, या 50 से 60 में देना है, या 60 से 70 में देना है, वो लिखा होता है। अगर माना कि आपको कोई आंसर है, वो आपको बोला कि 50 से 60 वर्ड में ये आपको आंसर देना है। अब दोस्तों चालाकी मत करना, पहली बात है कि चालाकी मत करना। एग्जामिनर होता है ना, वो आपसे 1000 गुना इंटेलिजेंट है, वो लाखों कॉपी चेक कर रहा है, वो काफी सालों से कॉपी चेक कर रहा है, उसको आपसे ज्यादा नॉलेज है, वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो आप खुद को इतना इंटेलिजेंट मत समझना, क्योंकि दोस्तों आप 50 से 60 वर्ड में आंसर पूछा है ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा 70 वर्ड में आंसर दे सकते हो, पर इससे ज्यादा नहीं देना। अब बहुत सारे स्टूडेंट, अरे यार ये क्वेश्चन आया है इस पार्ट को, तो ये जो चैप्टर है ये तो मुझे पूरा आता है, पूरा लिख देता हूं। आप पूछा 50 से 60 में, आप लिख रहे हो 150 वर्ड में उसका आंसर, तो एग्जामिनर को सोचता है कि यार इतना पूछा कि नहीं है, ये पूरी रामायण इसने लिख दी, आखिर इसने इसमें लिखा क्या है। वो उसको उलझाओ मत, एग्जामिनर को उलझाओ मत, जितना हो सके कॉपी में ईमानदार रहो, फेयर रहो, रफ वर्क मत करो अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। अगर जब आप 150 वर्ड में आंसर दे रहे हो तो भाई वो क्या कर रहे हो, आप उस बोर्ड एग्जाम की कॉपी में रफ वर्क कर रहे हो। उसको ये चीज पसंद नहीं है, उसको वही लाइन चाहिए, वही आंसर चाहिए, सटीक आंसर चाहिए जो
जो आपसे पूछा गया है, तो जो आपसे पूछा गया है उसका सटीक आंसर देना। जितने वर्ड में पूछा गया उतने ही वर्ड में आपको आंसर देना है। ईमानदार रहो अपनी कॉपी में, उलझाओ मत एग्जामिनर को, और जितना ईमानदार रहोगे, जितना फेयर रहोगे, आपके नंबर उतने ही अच्छे आएंगे। रफ कार्य मत करो भाई वो आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। और हाँ, एक बात और याद रखना दोस्तों, काफी बार क्या होता है कि आपका कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि कोई भी चैप्टर दे दिया, इसके लेखक का नाम दो, और वो आपको जैसे क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन है जैसे कि फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है और उसमें आपको दिया कि किसी चैप्टर के, कोई भी चैप्टर है उसके लेखक का नाम आपको बताना है और आंसर दे दिया 20 से 25 वर्ड में आपको लिखना है। कितने में? 20 से 25 वर्ड में लिखना है। अब स्टूडेंट सोचता है कि यार लेखक का नाम जो है वो तो 2-3 वर्ड का है, मतलब 2 वर्ड का नाम है, अब उसको 20 से 25 वर्ड में कैसे लिखे? तो दोस्तों आपको ज्यादा माइंड बिल्कुल भी नहीं लगाना, जो नाम है 2 वर्ड में हो, 3 वर्ड में हो, वही आपको लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना, और आप वही लिखते हो फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई नंबर नहीं काटेगा आपको। फिर आपको ऐसा नहीं करना कि पूछा उस लेख पे पाठ के लेखक का नाम है, जो चैप्टर है उसके लेखक का नाम है, आप लेखक का नाम लिख रहे हो, आपके लेखक के पिताजी का नाम लिख रहे हो, उसके भाई का नाम लिख रहे हो, उसके बहन के नाम लिख रहे हो, उसके माताजी का नाम लिख रहे हो, वो नहीं लिखना। जो पूछा है वही लिखो, जो आपको पूछा है ना वही आपको लिखना है। तो वर्ड लिमिट का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अपनी कॉपी में फेयर रहो, फेयर रहो, फेयर रहो, ईमानदार रहो, आपके नंबर नहीं कटेंगे। ज्यादा से ज्यादा यही चीज आपको करनी है। 4 नंबर का जो पॉइंट रहने वाला है हमारा, 4 नंबर का पॉइंट रहने वाला है ज्यादा कट ना करें। 4 नंबर का हमारा पॉइंट क्या रहने वाला है दोस्तों? ज्यादा कट ना करें। तो ये रहने वाला ज्यादा कट ना करें। किस समय? बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको ज्यादा कट नहीं करने। अब दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनकी आदत होती है थोड़ा सा लिखा फिर काटा, थोड़ा सा लिखा फिर काटा, थोड़ा सा लिखा फिर काटा, मतलब यानी कि एक पैराग्राफ में भाई साहब कम से कम 15 से 20 कट लगा देते हैं। थोड़ा लिखा फिर काट दिया, जैसे थोड़ा सा लिखा, कुछ भी लिखा, ये थोड़ा लिखा फिर काट दिया, ये थोड़ा लिखा फिर काट दिया, मतलब इस तरीके से वो कट 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 लगाते रहते हैं। और पता है, ध्यान रखना, एग्जामिनर आपसे 1000 गुना इंटेलिजेंट है, उसको बेवकूफ मत बनाओ, उसको बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं बनाना। और पता है होता क्या है कि आप कॉपी के 2-3 पेज में बहुत अच्छी तरीके से लिखते आए हो, बहुत अच्छी तरीके से लिखते हो, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, बहुत अच्छी तरीके से लिख रहे हो, पर 4 नंबर के पेज में आते आते आपने एक ही पेज में कम से कम 20 कट लगा रखी है। और एग्जामिनर ने जब आपकी कॉपी को चेक करना स्टार्ट किया था तो उसके माइंड में यह धारणा थी कि बच्चे की हैंडराइटिंग भी अच्छी है और लिखा भी अच्छा है, बच्चा होशियार है, बच्चा इंटेलिजेंट है। पर आपने 4 नंबर के जो पेज है उस पर क्या बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी। वो कैसे? कि आपने एक ही पैराग्राफ में कम से कम 20 कट लगा दिया। अब आप खुद कह रहे हो, और पता है कट लगाने का मतलब क्या होता है? पता है कट लगाने का मतलब ये होता है कि आप खुद मान रहे हो कि मैंने आंसर में गलती की है, मैंने काटा है, मैंने गलती की है, मैं मान रहा हूं, मैंने एक के आंसर में 20 जी की गलती की है, मैं मान रहा हूं, भाई मेरे नंबर काटो। आप दिखा रहे हो एग्जामिनर को कि मैंने बहुत सारी गलती की है, काटो मेरे नंबर। तो एग्जामिनर सोचेगा अच्छा बेटा इतनी कट, तो वो आपके नंबर वहां उड़ा देगा। वो आपने क्या सही लिखा है वो ध्यान ही नहीं देगा, जो आपने सही लिखा है ना उस पर भी ध्यान नहीं लेगा, 0/0 नंबर आपको दे देगा, वो आपका ध्यान नहीं देगा क्या सही लिखा है। तो इसलिए कट मत लगाओ, कट मत लगाओ। हाँ, आपसे अगर किसी आंसर में, कोई पैराग्राफ में, किसी आंसर में 1-2 कट हो जाती है तो चलता है, पर यार आप 20-20, 25-25 कट लगा रहे हो, ये नहीं चलेगा। फिर क्या होगा? एग्जामिनर उलझ जाएगा, उलझ जाए एग्जामिनर, कॉपी में खतरा मंडराया, आपके नंबर वो काट लेगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जितना हो सके उतना कॉपी में कम कट लगाओ, हो सके जितना। मेरा मानना है तो यार कॉपी में 1-2 कट ही होना चाहिए, कट तो लगाना ही नहीं चाहिए अपनी कॉपी में। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। दोस्तों 5 नंबर का जो पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने सबसे लास्ट में रखा, वो रहने वाला है दोस्तों सुटेबल आंसर। क्या रहने वाला है? सुटेबल आंसर आपको देना। किसी भी क्वेश्चन का अगर वो आंसर पूछ रहा है तो उसको जो आंसर देना है एकदम सुटेबल आंसर आपको देना है। सुटेबल आंसर, सुटेबल आंसर का मतलब क्या होता है? देखो सुटेबल आंसर का मतलब ये रहता है कि अगर किस एग्जामिनर ने आपसे जो पूछा है, आपने उसको, जैसे कि एक जो आंसर क्वेश्चन आपसे पूछा है उसका आंसर आपने बहुत अच्छी तरीके से दिया, मतलब यानी कि उसने आपसे कितने वर्ड में पूछा? 50 से 60 वर्ड में पूछा है आंसर, और आपने 50 से 60 वर्ड में जो आंसर है, यानी कि आपको वो आंसर 100 वर्ड्स में याद है, यानी कि वो आंसर बड़ा था और उसने वर्ड लिमिटेड अब उसमें कम कर दी कि आप वो आंसर जो था वो बड़ा था, मतलब 100 वर्ड्स का आंसर होगा, अब उसने कम कर दी। तो आप उस 100 वर्ड के आंसर को 50 से 60 वर्ड में किस तरीके से अच्छा एक्सप्लेन करके लिख
रहे हो, यानी कि जो काम की चीजें ना आप वो 50 से 60 वर्ड में क्या लिख रहे हो ना, तो बस यही एक सुटेबल आंसर है। ऐसा नहीं कि 50 से 60 वर्ड में पूछा और भाई साहब आप कॉपी भरने लग गए, पेज की पेज भरने लग गए, इस तरीके से नहीं करना। आपको रामायण नहीं लिखनी, कॉपी में फेयर रहना है, मतलब कि जो काम की चीज है वही आपको लिखना है। इस तरीके से आपको एकदम सुटेबल आंसर यहाँ आपको देना है, एक अट्रैक्टिव आंसर देना है कि जिसे देखकर एग्जामिनर खुश हो जाए, गदगद हो जाए। तो इस तरीके से सुटेबल आंसर आपको देने की कोशिश करनी है और चालाकी नहीं करनी है एग्जामिनर के साथ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि बहुत होशियार होता है वो। आप जितना इंटेलिजेंट पढ़ रहे हो ना उससे ज्यादा इंटेलिजेंट वो होता है। कट वगैरह कुछ नहीं लगाना आपको। ये 5 पॉइंट है भाई, ये आपके एग्जामिनर को कॉपी में नंबर देने के लिए मजबूर कर देते हैं। हैंड राइटिंग अच्छा ही होना चाहिए, क्वेश्चनों का जो क्रम है वो आपको अच्छे से एकदम सटीक तरीके से करना है, क्रम से करना है। वर्ड लिमिट आपको पता होना चाहिए और ज्यादा कट नहीं लगानी चाहिए और सुटेबल आंसर देना है, जो पूछा है उसका आंसर देना है। रामायण आपको बिल्कुल भी नहीं देनी। तो ये 5 पॉइंट थे। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा यार, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना आपको ना। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर दीजिएगा। बहुत आपकी गर्मी में, इतनी गर्मी में आपके लिए वीडियो बना रहे और बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।